हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड दैट इज टोटली फ्री। ओके, और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। अगर आप जो है कमेंट में रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो कल जो है मैंने लाइव क्लास रखी है संडे को, तो आप शाम को 6 बजे लाइव क्लास में जुड़कर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ईवीएस की जो है 3rd क्लास है और इस क्लास में मैं आपको हर एक क्लास में देखिए मैं आपको पूरा सेट प्रोवाइड कर रही हूँ जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 2 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट ईवीएस जनवरी 2024 के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी वीडियो हो चुकी हैं उनको विजिट कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज जो मैं सेट आपको प्रोवाइड करूंगी उसमें जैसे मैंने 2 सेट प्रोवाइड किए, बिल्कुल उसी तरह प्रोवाइड करूंगी। 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहेंगे। और ये जो सेट है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट और क्लासेस के लिए। एंड क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की उनके साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो भी लोग इस सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं उनका 100% यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए अगर आप हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना तो ईवीएस में क्वेश्चन और कहाँ से आएगा। जब आप सारे क्वेश्चंस को रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी लोग ईवीएस की एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस में मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर की हुई है, समरी उसकी वो देख सकते हैं। अगर वो भी वॉच नहीं की है तो भी अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो भी आपका पूरा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जिन्होंने दोनों चीज़ें वॉच की हैं उनका तो वो जैसे बोलते हैं ना सोने पर सुहागा, वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। तो ठीक है, एक कोई पर्यटक है, घूमने वाले जो लोग होते हैं कहीं घूमने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं एक गांव में हूँ। वो किसी गांव में गए हुए हैं, वहाँ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ के लोगों ने अपने घर बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं और इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। यह गाँव निम्न में से कहाँ होना चाहिए। तो ये किस राज्य में ऐसी विशेषता वाले घर होते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए ढालू छत होती है, इनकी इस टाइप की छत होती है। ठीक है, जिससे बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश का जो पानी है इन पर रुके ना। ठीक है, जैसे ही पानी गिरे तो ये नीचे गिर जाए। ठीक है, इस पर रुके ना। और ऊंचे बनाए जाते हैं 3 से 3.5 मीटर ऊंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इससे ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं आपके घरों में पानी ना घुसे, इसलिए ये इनके जो घर होते हैं वो ऊंचे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, बांस के खम्भों के बने होते हैं और 3.5 से 3 मीटर ऊंचे होते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, असम में ऐसे घर होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसको आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है तो, समक्का सरालम्मा जात्रा। ठीक है, तो ये देखिए आज मैं आपको जो करवा रही हूँ वो 10 जनवरी 2023 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 9 जनवरी का मैंने आपको कल करवाया था, तो 9 जनवरी और 10 जनवरी में कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल न्यू पूछे गए थे जो कि आपकी ईवीएस के एनसीईआरटी में नहीं है। तो इन क्वेश्चन को जो है आपको रट लेना है, उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले ही आपका कभी भी ईवीएस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। तो वाराणसी की जो कढ़ाई है वहाँ की हमें कला बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है जरदोजी। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जरदोजी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में सीवेज यानी मानव अपसर्ज जो होता है उसको अब भी जो है किसके द्वारा साफ किया जाता है। देखिए अगर मशीनों से साफ किया जाएगा तो ये चिंता का विषय थोड़ी ना है, मैला ढोने वाले हाथों के द्वारा हाथ से साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी भी चिंता का विषय है, लोग जो है इसको अभी भी जो है हाथों से साफ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट क्वेश्चन है आपकी, आप बोल सकते हैं साइंस से पूछा गया, बाकी जनरल क्वेश्चन है, आई थिंक सभी इसका जवाब दे पाएंगे। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, एक रॉकेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका पोचमपल्ली का नाम है, तो ये ईवीएस की एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो पोचमपल्ली क्या है जनरली आपको ये बताना है। तो विशेष रंगों से बनाए गए लोक कला चित्र, तो चित्र नहीं है। ठीक है, रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पोचमपल्ली एक जगह का नाम है जो आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, यानी कि तेलंगाना में आपका आंध्र प्रदेश में जो है एक जगह है उसका नाम पोचमपल्ली है। यहाँ पर जो मोस्टली जो लोग हैं वो बुनकर हैं, बुनाई का काम करते हैं, इसीलिए वहाँ की जो साड़ी है उसका नाम जो है पोचमपल्ली रख दिया गया है। साड़ियाँ वगैरह बुनी जाती है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका ईवीएस के एनसीईआरटी में बिल्कुल दे रखा है वहीदा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव से हैं और इनकी जो पढ़ाई है वो सरकारी विद्यालय में हुई है, ये भी बात सही है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी, ये भी बात आपकी वहीदा प्रिज्म के बारे में बिल्कुल सही है। बाकी लास्ट वाला देख लेते हैं, वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा ही देती है, बिल्कुल गलत। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ना कि मेडिकल ऑफिसर। तो A, B और C इनके बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका है बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं वहीदा प्रिज्म के बारे में आपको बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, पहले पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो एक वहीदा प्रिज्म जो है किस गांव से है, वो आपको गांव का नाम पूछ लिया जाता है। तो थन्ना मंडी एक गांव है, कौन सा, थन्ना मंडी। और ये गांव कहाँ पर है, तो ये जो गांव है वो आपका जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर एक जिला है राजौरी, वहाँ पर ही ये गांव है थन्ना मंडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये प्रिज्म कौन थी, वहीदा प्रिज्म सॉरी, एक महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी। तो इन्होंने कितनी परेड की कमान दी थी, नंबर ऑफ कमांड्स कितने थे उसमें, वो आपको याद रखने हैं। तो नंबर ऑफ जो कमांड्स थे वो थे आपके 36, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोग गाँव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जो लोग गाँव में रहते हैं वो शहरों और कस्बों की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न आपको बताना है क्यों वो आते हैं, ठीक है। बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए, तो खुली जगह और बेहतर स्वच्छता, तो खुली जगह तो देखिए हमें बाजारों में नहीं मिलती, आप सभी को पता है, शहरों में नहीं मिलती है, ये गाँव में होती है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, इसीलिए, ठीक है। दूसरा है बेहतर गुणवत्ता की वायु और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तो देखिए हमने देखा है कि गाँव में कितनी ज़्यादा हरियाली होती है, कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो ये चीज़ हमें गाँव में मिलती है ना कि शहर में, तो ये भी गलत हो गया। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, यही आपका है बिल्कुल करेक्ट है। जो रीज़न है वो यही है लोगों का शहरों या कस्बों में आने का, क्योंकि जो गाँव होते हैं वहाँ पर उतने अच्छे स्कूल्स वगैरह नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है रोजगार की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब वह सूख गए। आपने देखा होगा ना, आपके आसपास जो है बिल्कुल भी कुएं रहे ही नहीं होंगे, सूखे होंगे मोस्टली कुएं। इवन मैंने गांव में भी देखा है कि जो कुएं वगैरह हैं वो आजकल सूख चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इन कुओं में पानी सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। तो ये कुछ आपको कारण दे रखे हैं कि उन कुओं का पानी जो है क्यों सूख गया है, ठीक है। तो आपको जो है सही उत्तर बताना है कि इनमें से कौन कौन से कारण इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि सभी घर में टोंटियां लगी हुई हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता है, उपयोग तो करना चाहते हैं बट उसका पानी जो है सूख चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। अब ए किस ऑप्शन में है, ए देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में है तो 1 भी गलत हो गया, 3 में है तो 3 भी गलत हो गया, और 4 में है तो 4 भी गलत हो गया। पहुंच गए ना आप बिना कुछ पढ़े हुए अपने ऑप्शन नंबर 2 यानी अपने आंसर तक आप जो है पहुंच चुके हैं, ठीक है। आंसर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम अभी इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका एक तरीका है जल्दी अपने आंसर तक पहुंचने का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, आजकल मोटर्स वगैरह यूज़ होने लगी हैं, तो कौन इतनी मेहनत करे कि कुआं से पानी निकाल करके लाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मोटर द्वारा पानी को खींच लिया जाता है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोटर से पानी आ रहा है तो कितना भी आए कितना भी वेस्ट कर देते हैं वो लोग, है ना। पेड़ों कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया। तो ये भी आपका सही है। देखा होगा आपने जो पार्क वगैरह में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर कोई ट्री वगैरह हो तो उसके आसपास ये जो मिट्टी होती है वैसे, है ना, जनरली आपने देखा होगा पेड़ के आसपास, लेकिन वहाँ पर क्या उसको भी ढक दिया गया है, उसके ऊपर भी सीमेंट का यूज़ किया गया है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ग्राउंड में जो है पानी जाएगा ही नहीं तो फिर पानी आएगा कहाँ से, बारिश का पानी उसमें जा ही नहीं सकता है फिर तो, है ना। तो ये भी आपका सही है। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब पहले तालाब और झील वगैरह हुआ करते थे वहाँ पर पानी स्टोर होता था, अब वो चीज़ें नहीं है, अब वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी करती गई हैं। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा जिसका नाम है। तो कुछ नहीं है, आपको ये बताना है कि विश्व की योग राजधानी किसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगर नहीं पता है तो याद कर लेना, ऋषिकेश जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए और अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है कि ऐसा बच्चों से क्यों कहा जाता है। वो कम खाते हैं इसीलिए, तो आप मुझे बताइए आप कम खाते हो इसीलिए आपसे ऐसा कहा जाता है क्या, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ए तो आपका सही नहीं हो सकता, अगर ए सही नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो आपका यहाँ से गया। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं ऐसा करने से, वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है जिससे आपका जो खाना है अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाए, अच्छी तरीके से उसका पाचन हो पाए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। तो दमन दीव की लोकप्रिय कला और शिल्पकारी आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। कछुए की कवच की शिल्पकारी जो है इसकी जो है लोकप्रिय कला है और शिल्पकारी है, ठीक है। न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, आज से पहले बहुत पूछा ही नहीं गया, ये ऑनलाइन में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस वे। ये भी आपका न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी याद रखना। एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो आपका 6 पथ यानी कि 6 रास्तों से या उससे अधिक का बना होता है, उसको हम एक्सप्रेस वे कहते हैं। पहेली के रूप में पूछा गया है, ठीक है, आपको बताना है। आई होप कि इसका सभी आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित पहेली का हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है मैं हूँ। तो आपको बताइए ये कौन है। देखिए क्या तोता के जो है सिर पर ताज है, नहीं
नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। फाख्ता जो होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। बतख के भी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप के सभी ने सही किया होगा। मोर सुंदर नाच सिखाता है, कौन नाचता है? मोर। और जिसके सुंदर पंख हैं वो भी कौन होता है? मोर ही होता है, ठीक है। और इसके सिर पर आपने देखा होगा इस तरीके का ताज जैसा होता है, ठीक है। आपका साइंस से पूछ लिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, विटामिनों और खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे, कम, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व इनको क्यों कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। मनुष्यों में जो है इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। किस किस को? विटामिन और खनिज लवणों को। अब आपके कंटेंट के 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। तो पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछा गया है, किसी में भी पूछा जा सकता है। और मैंने आपको जो भी क्लासेस करवाई हैं, हर एक क्लास में मैंने आपको बताया है, मतलब हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैथ्स की करवाई है, एसएसटी की करवाई है, तब भी मैंने आपको बताया है सीसीई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य यानी कि ईवीएस के क्या क्या उद्देश्य हैं वो आपको बताना है। तो पर्यावरण के बारे में जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा शब्द आ गया तो ये आपका गलत हो गया। मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है, सेंसिटिविटी प्रकट करना, ये भी आपका सही है। परिवेश यानी कि जो आपका एनवायरमेंट है उससे इंटरेक्शन करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, खुद से ज्ञान निर्माण करने की। तो देखिए इसमें तो बच्चे इंगेज होंगे, ये भी आपका करेक्ट है। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, यानी कि जिससे बच्चे जो है एनवायरमेंट में हमारी जो भी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है क्या कर पाएँ, उसको दूर करने की जो है स्किल को डेवलप कर पाएँ। तो बी, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और बी, सी, डी हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है, यानी कि ईवीएस में क्या क्या इंक्लूड है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। देखिए एक्चुअल में पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण, ठीक है। ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि, दूसरा है प्लस आवरण, ठीक है। परि मतलब हमारे चारों तरफ का, आवरण का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो भी चीज़ें घिरी हुई है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें आपका हम किस किस चीज़ों से घिरे हुए हैं? समाज से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधे से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास नदी भी हैं, तालाब भी हैं। तो जैविक पर्यावरण में क्या आ जाता है? मनुष्य के बारे में पढ़ना, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना। भौतिक पर्यावरण में क्या आ जाता है? नदी, जल, तालाब, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में जैसे हमारी संस्कृति, समाज, जो भी एक्टिविटी हम समाज में रह करके करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। यानी कि मोना कौन है? एक मान लीजिए पेरेंट है, मतलब मम्मी पापा किसी को भी बोल सकते हो आप, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी, ठीक है। और उनका बेटा है जयेश। तो उसमें क्या है, उनके बेटे की जो है आज ईवीएस की क्या है? टेस्ट है, परीक्षा है, एग्जाम है, ठीक है। तो वो क्या कर रही हैं? उससे कुछ फैक्ट्स पूछ रही हैं, कुछ परिभाषाएं पूछ रही हैं, ठीक है, स्कूल बस का इंतजार करते टाइम। तो उनमें से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं, यानी कि उसको सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं कौन सी चीज़ें यहाँ पर डालेंगी? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से बताना है। तो ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है, क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाधा है क्या? ये बाधा तो नहीं है, ये तो मुझे सही लग रहा है ना। बाधा है, मैं नेगेटिव ढूंढना है यहाँ पर। ऐसा करके मनुष्य जयेश की सहायता कर रही है, क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। तो ये भी आपका बाधा नहीं है, तो वो अच्छा कर रही है, इससे वो सुबह जो है इन चीज़ों को कर पाएगा, है ना। तीसरा क्या है, प्राकृतिक जिज्ञासा को पोषित करने के बजाय तथ्यों और परिभाषाओं को पूछकर मोना जयेश को चिंतित कर रही है। तो बिल्कुल सही, ये आपकी क्या है? एक बाधा है। यानी कि वो क्या कर रही है, उसको जो है प्राकृतिक जिज्ञासा, यानी कि उसको जो है एक नेचुरल क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी चाहिए, ना कि उसको परिभाषाएं वगैरह जो है और फैक्ट्स वगैरह जो है पूछ करके उसको टेंशन यानी चिंतित करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया और यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रक्रिया कौशल विकसित करने के बजाय तथ्यों और परिभाषाओं को पूछकर मोना जयेश को चिंतित कर रही है। तो सी और डी आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और सी और डी हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है, यानी कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला तो सब आप आई थिंक सभी ने सही किया होगा। ये कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ए सही है, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं बी, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए कभी भी, तो बी गलत हो गया यहाँ पर। ना ही विषय केंद्रित होनी चाहिए, तो सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी एक तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, दूसरा आपका समुदाय केंद्रित यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड होनी चाहिए। आपका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया, ठीक है। चाट खिलाई, रुक्मणी कौन है? क्लास टीचर है, ठीक है, जो ईवीएस पढ़ाती हैं। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने और चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। उसने कहा कि आप इसको टेस्ट कीजिए जो मैंने बनाया है उसको, और मुझे ये बताइए कि इसमें क्या क्या यूज़ किया है मैंने, ठीक है। जो सामग्री यूज़ की है वो आपको बताना है, ठीक है, क्या क्या यूज़ किया है। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायता करेगा? तो ये जो है कौन से स्किल को यहाँ पर जो है डेवलप करेगा वो आपको बताना है। तो आई होप कि इसका आंसर सभी ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन कौशल। ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्जर्व ही तो करेंगे।
करेंगे, है ना। यहाँ पर वो कुछ प्रयोग तो कर नहीं रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो ऐसा तो वो कर नहीं रहे हैं। ना ही यहाँ पर सैद्धांतिक कौशल है, ना ही वो यहाँ पर किसी प्रकार का लेक्चर या व्याख्या करने का कौशल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर वो आइडिया लगाएंगे कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। अनुमान लगाने को बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे आपको बतानी है। तो क्या तैरता है क्या डूबता है, क्या मतलब, जैसे कि कोई भी आपको एक मान लीजिए पानी दे दिया गया किसी बर्तन में, ठीक है, उसमें आपको सामान डालने के लिए कहा गया, तो वही कि कौन सी चीज़ उसमें पानी में डूबती है, कौन सी उसके ऊपर तैरती है ना, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है। तो इससे जो है किस कौशल का विकास होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में प्रेक्षण है आपका और 1 में है, तो 2 और 4 तो आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। अब पहले या तीसरे में से कोई करेक्ट होगा। तो उसके बाद देखिए वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को पहले डालेंगे। तो ऑब्जर्व भी तो करेंगे कि कौन सी चीज़ डूब रही है, कौन सी चीज़ नहीं डूब रही है पानी में, है ना, कौन सी ऊपर तैर रही है। फिर वो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, अभिलेख करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका गया। खोज तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं, किस चीज़ का खोज करेंगे वो है, वो अभिलेखन करेंगे, यानी लिखेंगे वो कौन सी चीज़ डूब गई, कौन सी चीज़ रह गई, ठीक है। फिर उसके बाद वो विश्लेषण करेंगे, कैसे कि ये वाली चीज़ें डूब गई हैं, ठीक है, और ये वाली चीज़ें क्या कर गई हैं, पानी में तैर रही हैं, ठीक है। तो वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ें डूब गई हैं, क्यों डूब गई हैं, ये चीज़ें पानी में तैर रही हैं क्यों, क्योंकि इनका शायद घनत्व तो कम है, ये हल्की हैं, ठीक है, ये भारी थी, इनका घनत्व तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए ये डूब गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका है, एक टीचर है। दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी, ठीक है। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों, ठीक है। उसने मतलब देखा कि जब हम पूड़ी को बना रहे थे तो फूल क्यों गई, है ना। तो राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप बताइए कि इनमें से कौन सा उसको क्या करना चाहिए। उससे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण क्या होती है, पूड़ी फूल जाती है। या फिर उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। दूसरा क्या है, इससे इसका कारण सोचने और यह समझने को कहे कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। लास्ट है, उसे यह दिखाएं कि चावल पकने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उसके ऊपर उठने का कारण पूछें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मतलब ऐसा करना होगा जिससे वो खुद सोच पाए, खुद आइडिया लगाए, है ना, खुद उसकी थिंकिंग डेवलप हो। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने उसको कुछ बता दिया उसने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वो तुरंत ऐसा कर लेगी, कुछ टाइम बाद भूल जाएगी। लेकिन जब आप खुद उससे किसी चीज़ को सोचने के बारे में कहेंगे, कुछ एक्टिविटी करने को कहेंगे, तो वो उस वक्त उसको करेगी, तो उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शन नंबर ए देखूँ तो वो तो आपका गलत हो जाएगा कि भाप के अणु इसमें बदल जाते हैं इस तरह, इसलिए पूड़ी फूल जाती है। तो उसने डायरेक्टली बता दिया कि ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। और ना ही वो इस चीज़ को समझ पाएगी, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, वो नहीं समझ पाएगी क्या भाप है क्या अणु है ना। ए तो गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गया, ठीक है। बी देखिए, उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे, इसका कारण खोजने को कहे। तो यहाँ पर देखिए वो सही कर रही है, वहाँ पर वो कर सकती है, कह सकती है उससे, ठीक है। दूसरा है आपका, इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहे कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो ये भी वो सोचने पर मजबूर कर रही है। तो बी और सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 ही सही होने वाले हैं। प्रश्न है आपका कक्षा 4 में एक पार्ट है बदलते समय, ठीक है। उसमें विद्यार्थियों से यह अपेक्षा यानी कि आशा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें, यानी कि बातचीत करें, ठीक है, और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें, यानी कि जब वो छोटे थे तो वो क्या क्या करते थे, कैसी चीज़ें करते थे, उसके बारे में पता करें। यह जो अप्रोच है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मौखिक इतिहास पर, यानी कि इतिहास के बारे में। ऑब्वियसली हिस्ट्री तो उनके जो दादा दादी हैं उनसे बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अब जो है कितना टाइम बदला है, पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, ठीक है। तो बदलते समय जैसा कि उसका नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मौखिक इतिहास पर, मौखिक यानी कि हिस्ट्री पर। आपका कैंप में एक कैंप लगा है, शाम के दौरान नईमा जो है अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। नईमा कौन है, टीचर है, जो अपने स्टूडेंट से कहती है झाड़ू लगाने के लिए अपने अपने कमरे में, ठीक है। मनी कहती है, मनी कहता है, मनी एक लड़का है, मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है उसकी दादी कहती है, आप लोगों ने भी सुना होगा इस टाइप का, अपनी मम्मियाँ वगैरह बोलती होंगी, दादी वगैरह भी बोलती होंगी कि अगर शाम को झाड़ू, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी मिस होती है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है ना। तो नईमा को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, उसके स्टूडेंट ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या करें, मणि से कहे कि अगर शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको डायरेक्टली ऐसा बोल दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा अगर ऐसा बोल देंगे कि अगर मेरी दादी झूठ बोलती हैं क्या, है ना। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, मणि से कहें कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसीलिए झाड़ू लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ना तो आपने जो है उनकी जो दादी है उनको गलत प्रूव किया, ना ही यहाँ आपने अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा कहा, ठीक है। उसको समझा दिया कि हम जहाँ रहते हैं वो चीज़ साफ सफाई वहाँ पर होनी चाहिए।
तो वो झाड़ू लगा देगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप 3 देखते हैं। तो मनीष से पूछें कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया, तो ये सारी फालतू बातें हो जाएंगी, है ना। क्वेश्चन है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है। तो ये विचार जो है किस अप्रोच पर, किस उपागम पर डिपेंड है, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, अनुभवात्मक अधिगम पर यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। वह चिड़ियाघर की सैर के दौरान चिड़ियाघर में गए हैं कुछ बच्चे, ठीक है। विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है, ठीक है। अध्यापिका से पूछा, किरण कोई स्टूडेंट है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, ठीक है। उसने ये कहा कि उसने स्टोरी सुनी है ना, ये वाली खरगोश या कछुए वाली, तो उसने भी सुनी होगी। तो उसने पूछा मैम आप ये बताइए कि यहाँ पर वो खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, ठीक है, वो वाला कछुआ कहाँ है। तो किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को इंगित करते हैं। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर इंगित किया जा रहा है वो आपको बताना है। तो बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों का जागरूकता का विकास करना, या वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो ऑब्वियसली उसकी बातों से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, उनकी खोज से रिलेटेड एक्टिविटीज से जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतःविषयक विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करना है, सही बात है। यह विविध रूपों में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंत्य अनुशासनिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं आपका, इसमें साइंस भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, आपका एनवायरमेंट भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं और विभिन्न पहलू भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यह जैविक, सामाजिक एवं व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। तो अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, इसमें ये तीनों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं ईपीएस में, ठीक है। तो ए, बी और सी आपके तीनों करेक्ट हैं यहाँ पर। अगर ये तीनों करेक्ट हैं तो हमने देखा कि आंसर में देखिए यहाँ पर 3 ही आपके ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आगे के ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकते क्योंकि 3 ही ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में जो है थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। आप सभी को पता है ईवीएस में हम थीम के बेस पर पढ़ते हैं। तो ये जो पद्धति है वो सहायक किसमें होती है, तो करेक्ट आंसर 4 है इसका, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, अक्वायर करने में पूरी तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है थीम्स हैं, सारी थीम्स इसमें जो है हमारी लाइफ से ही रिलेटेड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से जो है इसको स्पष्ट करते हैं। तो ऐसा मूल्यांकन जिसमें जो है बच्चे का एक डेली बेसिस पर असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, टाइम टू टाइम इसको जो है इवैल्यूएट किया जाता है, वो आपका होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। तो पहला क्या कह रहा है, ये पाठ और साल के अंत में होने वाला आकलन है, तो बिल्कुल गलत है। पाठ और साल के जो अंत में होता है वो नेगेटिव होता है, गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए आपका गलत है, ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 गया आपका, 4th भी गया। बी और 2 और 3 में से देखते हैं, ये सीखने के लिए सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है, यानी कि सीखे गए यानी कि जो हमने सीखा है उसका आकलन, तो ये तो गलत है, ठीक है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, गलत। यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन कि सीखने के लिए का आकलन है, यानी कि आकलन हम किस लिए करें, सीखने के लिए, जिससे हम कुछ सीख पाएँ, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लिया, मैं आपको कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने कोई चीज़ पढ़ाई, फिर उसका टेस्ट लिया, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। बच्चों को सिखाने के लिए आप कर रहे हो टेस्ट, ठीक है, जिससे आपको उनकी कमियाँ पता चलें और उन कमियों को आप फिल कर पाएँ और उनको जो है अच्छे से अच्छी लर्निंग दे पाएँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी आपका यहाँ पर बी और डी सही, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी सही हो जाएगा। सी और डी आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मैंने इसको गलत लगा दिया था, ये आपका सही है, ठीक है। उनको क्या करनी चाहिए, अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए क्रिएटिव रूप से सीखने के, ठीक है। जबकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सीखने की, तो वो कैसे सीखेंगे, तो सी और डी आपका यहाँ सही है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।